लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप सबने ट्राई किए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। चलिए एक बार इनका सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है AU प्लस से AU जब कन्वर्ट होता है तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है 1.69, ओके। और AU3 प्लस से AU जब बनता है तो इसके लिए है 1.40 वोल्ट, ओके। हमें इसकी रिएक्शन लिखनी थी। AU प्लस से AU, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था लिखना कैसे है। AU प्लस से AU में कन्वर्ट हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सेकेंड में है AU3 प्लस से क्या बन रहा है बच्चों, AU3 प्लस से क्या बन रहा है, AU। अब यहाँ पर 3 प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमें फाइनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस रिएक्शन के लिए निकालना है वो है AU3 प्लस से AU प्लस बनाना है आपको। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा हमें पता करना है। तो फाइनल सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। हमें किसके लिए चाहिए, ये है AU3 प्लस से AU प्लस, ओके। AU प्लस 3 प्लस से प्लस में कन्वर्ट हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए होंगे। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से इक्वेशन 3 को बनाना है कि हम कैसे लिखेंगे। देखो इक्वेशन 2 में AU3 प्लस है और AU3 प्लस LHS में है इक्वेशन 2 में भी, और हमें फाइनल इक्वेशन में भी LHS में ही चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन 2 एज इट इज़ रहेगी। तो इक्वेशन 2 को तो एज इट इज़ रख देते हैं, AU3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे बन जाएगा AU। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास में है 1.40, ठीक है, 1.40। और फाइनल इक्वेशन में AU प्लस RHS में है, जबकि हमारे पास में इक्वेशन 1 में वो अगेन LHS में है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। कौन सी वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। इसको जब आप रिवर्स करोगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार इसको रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करके लिखोगे तो ये हो जाएगा AU से AU प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर सेम इलेक्ट्रोड सेम रहता है मैग्नीट्यूड में, पर साइन ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये प्लस 1.69 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1.69। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपकी फाइनल इक्वेशन में एक भी इलेक्ट्रॉन बच रहा हो तो आप डायरेक्टली कैथोड एनोड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, आपको ΔG वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनो। मान लो ये इक्वेशन हो गई आपके पास में 3rd, ये इक्वेशन हो गई 4th, और ये इक्वेशन आपकी है 5th, यानी कि फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अगर 3rd और 4th को डायरेक्टली अब ऐड कर दूँ, ऐड करके देखो इसको अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो क्या आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसको ऐड करोगे तो ये AU से AU कैंसिल, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो 2 हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा AU3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स AU प्लस। देखो फाइनल इक्वेशन बन रही है ना। इसका मतलब क्या कर क्या सकते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स इक्वेशन 5, यानी कि ΔG5 will be equals to ΔG3 प्लस ΔG4, और ΔG कितना होता है, -NFE। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो G5 यानी कि 5th इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये हो जाएगा -2F। इसका E कितना है, इसी का E हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको E5 नाम दे देते हैं, E05, ओके, इक्वल्स टू ΔG3 कितना है, 1.40, तो ये हो जाएगा -3F। E है आपके पास में 1.40। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। और इसके बाद में E4, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई देखो ये हो जाएगा प्लस E4 करना है आपको, सॉरी G4 प्लस ΔG4 कितना लिख दोगे, 4th इक्वेशन है आपकी ये वाली जो हमने रिवर्स करी थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -F। E कितना है इसके लिए, -1.69, तो ये आपके पास में ओवरऑल हो जाएगा प्लस
तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा -2f(E05) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में 4.2, तो -4.2f, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अंदर ही, तो इधर प्लस ही बचा है, प्लस 1.69f। बोलो क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट आगे सुनना, f कॉमन लोगे तो f कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सब जगह पे, या f हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप E05 कैलकुलेट कर सकते हैं। E05 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये -4.2 बड़ा है तो ऑब्वियस बात है माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो ये माइनस माइनस भी जो फाइनल आंसर में आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये माइनस ही बचेगा, मतलब आपके पास में आंसर आएगा 4.2 माइनस 1.69 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन एक बार आप करके देख लेना, यही आएगा। और ये आपके पास में आ जाएगा फाइनल, आपके पास में ये आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.255 वोल्ट, ये आ जाएगा 1.255 वोल्ट। क्लियर है क्या? चलिए, इसमें कहीं कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोड MnO4-MnO2, मतलब MnO4- MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब भी कोई सॉल्ट दिया हुआ हो इस तरीके से तो आप एक काम करो, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चलेंगे, ठीक है। और आपको दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, एक MnO4- से Mn+2 के लिए और दूसरा दिया है MnO2 से Mn+2 के लिए। तो तीनों रिएक्शंस हम लिख लेते हैं, पर मैं अलग से बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करूँगी, यहीं पे बता रहे हूँ, देखना। MnO4-, ये KMnO4 ही तो है, और KMnO4 में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? +7, तो यहाँ पर ये है +7 में। MnO2 में कितना है? +4। बोलो क्लियर है? अगेन MnO4-, ये कितना है? +7, कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, और MnO2 में कितना है? +4 में। तो हमारे पास में तीन इक्वेशन हो गई, +7 से +4, जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। एक है +7 से +2 और एक है +4 से +2, ठीक है। चलो एक बार तीनों को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। एक है आपके पास में Mn+7 से Mn+2, Mn+7 से Mn+2, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट आपके पास में है Mn+7 से +4 के लिए फाइंड करना था ना, हाँ ओके, +4 के लिए फाइंड करना है, ये +4 के लिए फाइंड करना है। Mn+2 आपको दिया है, और एक है आपके पास में Mn+4 से Mn+2, ये भी आपको गिवन है। चलो इन दोनों की वैल्यूज़ देख लेते हैं कितनी है। +7 वाले की है 1.51 और नेक्स्ट ये 1.23, ये है 1.51 और ये है 1.23 वोल्ट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो बार बार इक्वेशन लिख करके रिवर्स करके देखना, फिर क्या हो रहा है, फिर पूरा डेल्टा जी इस तरीके से लिखना, वो ज़रूरी नहीं है, ओके। आपको करना क्या है वो सुनो। एक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो, +7 से +4 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए होंगे। बोलो क्लियर है क्या? +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए होंगे, और +4 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए होंगे। क्या समझ में आ रहा है? देखो +7 बचा है, +4 बचा है, Mn+2 फाइनल इक्वेशन में नहीं है, मतलब, और +7 जिधर है ऑलरेडी उधर ही रखा हुआ है, बस +4 का प्लेस रिवर्स हो गया है, मतलब ये वाली इक्वेशन को क्या कर देना है? रिवर्स। अब रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्ट याद रखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या लेना है? -1.23। क्लियर है क्या? अब मैं डायरेक्टली, और जब दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो इसको मैं E03 दे रहा हूँ, इसके लिए क्या लिख दोगे आप? डेल्टा G3 का वैल्यू कितना लिखोगे? माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3f E03। बोलो क्लियर है? इक्वल्स टू डेल्टा G1 कितना हो जाएगा? -5f।
और E01 है आपके पास में 1.51। ये E01 इसके लिए कह रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2f इंटू 1.23। बोलो क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? अगेन यहाँ से आप इसको लिखोगे, f कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -3E03 इक्वल्स टू 7.55 माइनस में, और इधर आपके पास में बचेगा प्लस 2.46। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगेन ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आना है। E03 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 7.55 माइनस 2.46 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब आप करोगे तो ये आपके पास में आएगा 5.09 डिवाइड बाय 3, और ये आएगा आपके पास में लगभग 1.69 वोल्ट। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.69 वोल्ट। ओके, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, ठीक है, 1.70, और इसका भी कितना आया था, ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इजी है क्वेश्चन। चलिए हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होती है इसको समझना। बेसिकली हम एक इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑल्दो आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, उसको हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर क्योंकि ये भी काम आने वाला है इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं पहले ही बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा। पहली बात तो इलेक्ट्रोड है, बनी किससे है, हाइड्रोजन गैस से, ओके, और कैसी है, स्टैंडर्ड। समझ में आ रही है बात? अब सुनिएगा, हाइड्रोजन तो गैस होती है ना, हाइड्रोजन तो क्या है, एक गैस है, H2 गैस, राइट। हाइड्रोजन क्या है, H2 गैस। इसकी इलेक्ट्रोड कैसे बन सकती है? मतलब गैस तो बबल्स की फॉर्म में हो सकती है, एयर की फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो गैसेस फेज़ को आप इलेक्ट्रोड कैसे कह सकते हो? देखो, गैस इलेक्ट्रोड नहीं बनाती है। एक्चुअल में होता क्या है, हम इस गैस का एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं किसी मेटल पर। अब यहाँ पे मेटल जो जनरली लिया जाता है वो लिया जाता है प्लेटिनम, क्योंकि आपको पता है ये एक नोबल मेटल है। कैसा मेटल है? नोबल मेटल है। और नोबल मेटल यानी कि नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं, या रेयर मेटल इनको आप कहते हैं, ठीक है। नोबल मेटल जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, ये नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तीनों नोबल मेटल्स हैं, इनके ऊपर गैस का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? गैस का एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये आपके पास कोई लेट से मेटल सरफेस है, उसके ऊपर कोई गैस आकर के ऐसे एब्जॉर्ब हो गई, सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई है, अंदर बल्क में नहीं गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसलिए हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं। अब मान लो ये प्लेटिनम का वायर आपने ले लिया है, ये प्लेटिनम वायर आपने ले लिया है, और ये हाइड्रोजन गैस आकर के इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गई, तो बन गया ना इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। वेट अ मिनट, मैं आपको अच्छे से एक बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझा देती हूँ। ये आपका हाफ सेल है। ये क्या है आपका? हाफ सेल। ये है आपका हाफ सेल। हाफ सेल मतलब सिर्फ एक पार्ट है, या तो ये कैथोड होगा या फिर ये एनोड होगा। देखो, एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर आपके पास में ये प्लेटिनम का सरफेस है, उस पर प्लेटिनम ये वायर लगा हुआ है, ये वायर है आपका, ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर है, ये आपके प्लेटिनम का सरफेस लगा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपने हाइड्रोजन गैस को इनलेट करवाया है ना, अंदर हाइड्रोजन गैस भेजी है, जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और यहाँ से जो वायर जा रहा है वो दूसरे हाफ सेल से कनेक्टेड होगा। अगर ये एनोड है तो सामने कैथोड होगा, ये कैथोड है तो सामने वाला एनोड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो 1 मोलर
मोलारिटी है ना, 1 मोलर H प्लस आयन का सोल्यूशन लिया है। अब ये H प्लस आयन देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये भी फिक्स है कि 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया जाता है। आप चाहें तो कोई और एसिड ले सकते हैं, H2SO4, HNO3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मतलब H प्लस आयन चाहिए। पर अगर आपने 1 मोलर HCl सोल्यूशन की जगह कुछ और लिया है एसिड, तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड में फिक्स है 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्ट ब्रिज जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज दूसरे बीकर से कनेक्टेड होगा इधर। समझ में आ रही है बात? वही गैल्वेनिक सेल हमारा बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इस प्लैटिनम सरफेस पर ऐसे अब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या? देखो ये हो गई आपके पास में क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका काम क्या है वो समझना। देखो इसका काम समझाते हो। एक्चुअल में क्या है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ impossible to calculate, it is impossible to calculate electrode potential, to calculate exact electrode potential. Okay, calculate exact electrode potential of an इलेक्ट्रोड। अब जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो हम तो पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं फिर? देखो डेटाज जो आपको गिवन होते हैं ना कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का इतना है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड का इतना है, वो रेफरेंस से लिया गया है। कैसे लिया गया है रेफरेंस? हमारी जो ये शी है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपके पास में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो आता है। कितना आता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ज़ीरो आता है। ऐसा अज्यूम किया है, होता नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया है, स्टैंडर्डली मान लिया है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है? ज़ीरो। ये आपने अज्यूम कर लिया। अब ध्यान से सुनो, मान लेते हैं इधर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दी, इधर आपने दूसरे सेल में, दूसरे बीकर में कोई और इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब अगर लेट्स से ये कैथोड है, ठीक है, लेट्स से ये कैथोड है, ये आपके पास में एनोड है। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं ना, तो इसको बोल देते हैं एनोड और इसको बोल देते हैं कैथोड। समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। ये आपका एनोड, ये कैथोड, दोनों में यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और यही सॉल्ट ब्रिज लगा करके गैल्वेनिक सेल आपने बना दिया है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना। मान लो मैंने कैथोड को लिया है इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड है मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एनोड मेरे पास कोई भी एक्स इलेक्ट्रोड है, कोई सी भी एक्स इलेक्ट्रोड है, मुझे नहीं पता भी क्या है ये, कोई सी भी एक्स इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जब जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, ये जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है, लेट्स से ये स्मॉल एक्स वोल्टेज आ रही है, ये कितनी आ रही है? स्मॉल एक्स वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज में वोल्टामीटर में जो रीडिंग आ रही है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है। ये क्या आया है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही तो आया है। अब कैथोड को तो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माना है, और मैं कह रही हूँ कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है। तो बताओ ये जो भी आंसर आ रहा है एक्स वोल्टेज, ये तो ज़ीरो है, तो क्या ये एनोड का ही पोटेंशियल नहीं हो गया क्या? बोलो क्या बात समझ में आती है? ये एनोड का ही पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ज़ीरो मान लिया है, तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसके लिए आ जाएगी? एक्स इलेक्ट्रोड के लिए। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बना देंगे? एनोड। और इधर आप ले लेंगे कोई भी दूसरी कैथोड। ठीक है, लेट्स से ये इस बार वाई है, ये आपके पास में कोई वाई मेटल की इलेक्ट्रोड है, और ये आपके पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगेन वही वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है, इधर सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है, रिएक्शन हो रही है, कोई ना कोई वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। एनोड, इस बार एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया? ज़ीरो। तो जो रीडिंग आएगी वो किसके लिए मान ली जाएगी? कैथोड के लिए। इस तरीके से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मानते हैं।
और उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, और उसके लिए रेफरेंस हम लेते हैं कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। और ऐसे हम किसी भी आयरन, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। आपके पास एक सीरीज़ है जिसे कहते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक स्टैंडर्ड सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे मेटल्स का आपके पास में डेटा लिखा हुआ है, और वो डेटा किसका है? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा है। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? चलिए, ये थी आपके पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक बात समझ लो, ठीक है? एक चीज़ समझना, रिएक्शन कैसे होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। आपके पास में ये जो शी है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये दो ही तरीके से एक्ट कर सकती है। या तो ये एनोड की तरह एक्ट कर रही होगी, या फिर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रही होगी। आइदर एनोड और कैथोड। समझ में आ रही बात? या तो एनोड की तरह या फिर कैथोड की तरह। अगर एनोड की तरह एक्ट कर रही होगी तो इस पर क्या हो रहा होगा बच्चों? याद करो, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। अब आपको ये पता करना है किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। इस शी में आपके पास है क्या क्या यार? क्या क्या चीज़ें हैं? एक हाइड्रोजन गैस है, एक H+ आयन है, दो ही तो चीज़ें हैं आपके पास में। तो इधर सुनो, H+ आयन है एक तो, और एक आपके पास में है H2 गैस। किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और किसका रिडक्शन होना चाहिए? देखो, H+ के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ये चाहता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है मतलब ये क्या करेगा? रिडक्शन। ये क्या करेगा? रिडक्शन। और H2 गैस ये 0 में है, 0 से +1 में जा सकता है ना, तो ये इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी। इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी। ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या अब हम रिएक्शन नहीं लिख सकते? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं ना। देखो, एनोड पर आप ऑक्सीडेशन किसका होगा? H2 गैस का। तो क्या लिखोगे रिएक्शन? ये देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे H2। इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपके पास में? H+ आयन। समझ में आ रही बात? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। इधर इसको हाफ मोल ले लो तो यही बन जाएगा। समझ में आ रही बात? चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाफ H2 गैस किस में कन्वर्ट हो गई? H+ एक्वस में, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। बोलो क्लियर है क्या? ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? H+ आयन का। अब H+ आयन का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और H+ आयन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या बन जाएगा? H2। कितना? हाफ H2। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्या बात समझ में आ गई? तो अगर आपके पास में SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रही है तो ये रिएक्शन होगी, और कैथोड की तरह बिहेव कर रही है तो सेकंड वाली रिएक्शन होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं।